नमस्कार साथियों, आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, इस सेशन में अपन डिस्कस करते हैं अकाउंटेंसी सब्जेक्ट को, यानी लेखा शास्त्र विषय को डिस्कस कर रहे हैं। और मूलतः आरपीएससी कॉमर्स फर्स्ट ग्रेड के लेवल के टॉपिक्स को अपन यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। उसी पर्पज में आज की अपनी ये क्लास कुछ एक महत्वपूर्ण एमसीक्यूज पर रहने वाली है, कुछ एक महत्वपूर्ण प्रश्नों से रिलेटेड रहने वाली है, जो स्पेसिफिकली किसके लिए किस बेस्ड पर अपन काम करेंगे। आज अपन पढ़ रहे हैं जो विनिमय साध्य विलेख अधिनियम अपने टॉपिक पढ़ा था, यानी विनिमय बिल वाला जो अपने टॉपिक पढ़ा था, विनिमय बिल। उस विनिमय बिल से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो भी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, उन प्रश्नों के संदर्भ में अपन आज की क्लास में चर्चा करने वाले। तो चलिए अपनी क्यूज को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, कुछ प्रश्न आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। फर्स्ट प्रश्न आपको नजर आ रहा होगा। पहला प्रश्न जो अपने सामने स्क्रीन पर दे रखा है, वो पहला प्रश्न है कि भारत में कौन सा विनिमय साध्य विलेख अधिनियम कार्यरत है। वर्तमान में भारत में कौन सा विनिमय साध्य विलेख अधिनियम अभी प्रेजेंट में कार्यरत है। प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि वो विनिमय साध्य विलेख अधिनियम कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए हमें दे रखा है 1881। ऑप्शन नंबर बी हमें दे रखा है 1857। ऑप्शन नंबर सी हमें दे रखा है 1981। ऑप्शन नंबर डी दे रखा है 1915। तो भारतीय विनिमय साध्य पराक्रम अधिनियम जो है, बिल अधिनियम है, वो कौन सा है? 1881, 1881 ये भारत में कार्यरत है। तो पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1881। क्लियर है? फिर अपन बढ़ रहे हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 दे रखा है विनिमय साध्य विलेख की परिभाषा। प्रश्न को गौर से सुनिएगा, विनिमय बिल नहीं पूछा है, विनिमय साध्य विलेख की परिभाषा के संदर्भ में पूछा है। देखिएगा, दो चीजें हैं, दोनों को हमें अलग अलग समझना पड़ेगा। एक तो विनिमय साध्य विलेख है और एक क्या है, एक तो विनिमय साध्य विलेख है और दूसरा अपने पास क्या है, विनिमय साध्य विनिमय बिल है। तो दोनों में अंतर हमें पता होना जरूरी है। इसमें प्रश्न में पूछा क्या गया है, प्रश्न में अपन से यह पूछा गया है कि विनिमय साध्य विलेख के बारे में पूछा गया है। विनिमय साध्य विलेख के बारे में पूछा गया है, न कि विनिमय बिल के बारे में पूछा गया है। तो उसकी परिभाषा कौन सी धारा में दी गई है, प्रश्न ये पूछा गया है। 1881 की धारा 3(1) में उसकी परिभाषा दी गई है। 1881 की धारा 5 में उसको परिभाषित किया गया है। 1881 की धारा कट गया, यहाँ 4 में उसे परिभाषित किया गया है, या उपयुक्त सभी में विनिमय साध्य विलेखों को परिभाषित किया गया है। तो पर्टिकुलर जो शब्द है विनिमय साध्य विलेख की जो परिभाषा है वो साथियों दी गई है विनिमय साध्य विलेख अधिनियम 1881। विनिमय साध्य विलेख अधिनियम 1881 की धारा 3(1). 3(1) का संबंध किसके साथ है? विनिमय साध्य विलेख। विनिमय साध्य विलेख की डेफिनेशन कहां दी गई है? 1881 के अधिनियम
की धारा 3(1) के अंतर्गत इसको डिस्क्राइब किया गया है। तो सेकंड भी गलत है, थर्ड भी गलत है और फोर्थ भी गलत। फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। प्रश्न संख्या 3 हमें दे रखा है कि निम्न में से कौन सा विलेख अधिनियम के अनुसार, यानी जो 1881 का विनिमय साध्य विलेख है, उस अधिनियम के अनुसार विनिमय साध्य विलेखों में शामिल नहीं किया गया। पर्टिकुलर उस डेफिनेशन की बात करें जो कहां दी गई है, 1881 की धारा 3(1) में दी गई है, उसके अकॉर्डिंग किस चीज को अपन विनिमय साध्य विलेखों में शामिल नहीं करते, यानी बिल्स ऑफ एक्सचेंज के जो डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें 3 प्रकार की चीजों को शामिल करते हैं, उसमें वो क्या चीज है जो शामिल नहीं होती। नहीं होने वाली चीज हमें पूछी गई है, बिल्कुल हम इसका जवाब देते हैं। देखिएगा 3(1) में स्पष्ट कहा गया है कि विनिमय साध्य विलेखों में जो शामिल होने वाली चीजें हैं वो प्रतिज्ञा पत्र शामिल होता है, प्रोमिसरी नोट, बिल भी शामिल होता है, नंबर 3 चेक भी शामिल होता है। तो मेन बात रहेगी फिर शामिल क्या नहीं होता। नंबर 4 का जो ऑप्शन हमें दे रखा है वो बॉन्ड दे रखा है। बॉन्ड कहने का मतलब है तो एक किसी कंपनी के द्वारा जारी किया गया कोई प्रतिज्ञा पत्र ही है, लेकिन इसे स्पष्ट तौर पर उसकी परिभाषा में शामिल नहीं किया गया। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, हम अगर 1881 की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बात करें तो इन 3 चीजों को विनिमय साध्य विलेखों में शामिल किया गया है, लेकिन वर्तमान समय में विनिमय साध्य विलेखों में बॉन्ड्स भी शामिल करते हैं, विनिमय साध्य विलेखों में हुंडी को भी शामिल किया जाता है। पर्टिकुलर अधिनियम की परिभाषा की मैं बात करूं तो परिभाषा में मात्र 3 चीजें दी गई हैं, जो तीनों चीजें आपके सामने स्क्रीन पर दी गई है। तो इसके अकॉर्डिंग इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4 बॉन्ड। बॉन्ड को अपन विनिमय जो विलेख है, विलेख अधिनियम के अनुसार विनिमय साध्य विलेखों में शामिल नहीं करते। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। प्रश्न संख्या 4 आपके सामने स्क्रीन पर है। विनिमय विपत्र की परिभाषा भारतीय विनिमय साध्य विलेख अधिनियम 1881 की किस धारा में दी गई है। अब बात हम करेंगे वो किसकी करेंगे, विनिमय विपत्र की करेंगे। किसकी बात करेंगे, विनिमय विपत्र। और इसी विनिमय विपत्र का दूसरा नाम मैं क्या बोल सकता हूं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, यानी विनिमय बिल। बिल्स ऑफ एक्सचेंज को मैं क्या बोलता हूं, विनिमय बिल बोलता हूं। विनिमय बिल या विनिमय विपत्र की जो परिभाषा है वो भारतीय विनिमय साध्य विलेख अधिनियम 1881 की किस धारा में दी गई है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, गौर कीजिएगा इस प्रश्न पर। धारा 3(1) की अपन ने बात कर ली, उसमें किसकी परिभाषा दी गई थी, विनिमय साध्य विलेखों की परिभाषा दी गई थी। यहां विनिमय विपत्र की बात की जा रही है, तो धारा 3(1) में दी गई थी विनिमय साध्य विलेख। विनिमय साध्य विलेख मतलब सारी की सारी चीजें इसमें शामिल होती है। धारा 4 है, सेक्शन 4 है, उसमें परिभाषा दी गई है प्रोमिसरी नोट की, प्रतिज्ञा पत्र की, लेकिन प्रश्न में हमें प्रतिज्ञा पत्र तो नहीं पूछा है। धारा 5 है, सेक्शन जो 5 है, उस सेक्शन 5 में हमें बिल्कुल परिभाषा दे रखी है, वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज की दे रखी है, यानी विनिमय विपत्र की परिभाषा दे रखी है। विनिमय विपत्र की परिभाषा दे रखी है। तो प्रश्न पूछ लिया जाए विनिमय विपत्र की परिभाषा कहां दे रखी है, अधिनियम के अनुसार विनिमय विपत्र की परिभाषा दे रखी है विनिमय साध्य विलेख अधिनियम 1881 की धारा 5 में, सेक्शन 5 में इसको डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा बताइएगा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। प्रश्न संख्या 5, विनिमय
विनिमय बिल संबंधी कौन सा कथन सत्य है? विनिमय बिल से संबंधित कौन सा कथन सही है? सत्य कथन की बात की गई है कि निम्न में से कौन सा कथन है वो सत्य है। सत्य के संदर्भ में अगर अपन बात करें तो देखिएगा सभी कथनों की अपन जांच करेंगे। पहला कथन दे रखा है, पहला कथन है यह लेनदारों द्वारा लिखा जाता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ध्यान दीजिएगा, हमेशा क्रेडिटर लिखता है, लेनदार लिखेगा। और किस पर लिखेगा साथियों? देनदार पर। किस पर लिखेगा? डेटर पर लिखेगा। तो पहला ऑप्शन ये दे रखा है, यह लेनदार द्वारा लिखा जाता है, तो बिल्कुल सही बात है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो बिल है वो हमेशा लेनदार द्वारा देनदार पर लिखा जाता है। महत्वपूर्ण बात, प्रतिज्ञा पत्र हमेशा देनदार द्वारा या कर्जदार द्वारा या ऋणी द्वारा लिखा जाता है। क्लियर है? दूसरा, यह शर्त रहित प्रपत्र होता है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई कंडीशन नहीं है, यह शर्त रहित है। तो ये बात भी इसकी क्या हो जाती है? सही हो जाती है। यानी ये बात भी इसकी क्या हो जाती है साथियों? बिल्कुल सही हो जाती है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, यह भुगतान का क्या है? आदेश है। बिल्कुल, यह सामने वाली पार्टी को आप पेमेंट करने का ऑर्डर दे रहे हो, वो ऑर्डर ही है, तो ये भुगतान का क्या है? आदेश है। तो तीनों बातें सही हैं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। क्या? कि विनिमय बिल में ये सभी चीजें लागू होती हैं। विनिमय बिल से संबंधित ये सारी की सारी जो बातें हैं वो एब्सोल्यूट राइट है, यानी बिल्कुल क्या है? सही है। क्लियर है? नेक्स्ट प्रश्न की ओर अपन बढ़ रहे हैं। प्रश्न संख्या 5 अपन ने देख लिया। प्रश्न संख्या 6 मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। प्रश्न संख्या 6 देखिएगा क्या है। भारतीय विनिमय साध्य विलेख अधिनियम 1881, भारतीय विनिमय साध्य विलेख अधिनियम 1881 की धारा 4, 1881 की धारा 4 में किसे परिभाषित किया गया? भारतीय विनिमय साध्य विलेख अधिनियम 1881 की धारा 4 सेक्शन 4, धारा 4 में किसे परिभाषित किया गया? गौर से समझिएगा साथियों, कुछ इंपॉर्टेंट धाराएं मैंने आपको पहले बता दी है। मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं सेक्शन 3 सब सेक्शन 1, मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं सेक्शन 5 और सेक्शन 4 के बारे में भी। सेक्शन 4 के बारे में भी मैंने आपके साथ चर्चा की है कि सेक्शन 4 में किस चीज के बारे में दिया गया है। देखिएगा, सेक्शन 4 में हुंडी तो अपने कहीं है ही नहीं, विनिमय साध्य विलेख में कहीं परिभाषित नहीं किया गया हुंडी को। चेक की भी कोई परिभाषा नहीं दी गई, हालांकि चेक शामिल है लेकिन परिभाषित नहीं किया गया है। विनिमय विपत्र और प्रतिज्ञा पत्र दो बचते हैं। विनिमय विपत्र के लिए मैंने सेक्शन आपको बता दिया 5, सेक्शन कौन सा बता दिया? 5। तो प्रतिज्ञा पत्र के लिए सेक्शन कौन सा बचा है? 4। और विनिमय साध्य विलेख, सभी के सभी विलेख हैं, उनके लिए सेक्शन कौन सा था? 3(1) था। कौन सा था? 3(1) था। सेक्शन 3(1) उसके लिए था, तो सेक्शन 3(1). उसके बाद अपने बात कर ली विनिमय विपत्र के लिए सेक्शन 5, और प्रतिज्ञा पत्र की बात प्रश्न में पूछी गई थी तो सेक्शन 4। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। सही उत्तर कौन सा हो जाएगा अपना? ऑप्शन नंबर 3। प्रतिज्ञा पत्र को सेक्शन 4 में परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इजी है लेकिन महत्वपूर्ण है। विनिमय विपत्र के पक्षकार होते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज के कितने पक्षकार होते हैं? विनिमय बिल के पक्षकार होते हैं, विनिमय बिल के पक्षकार होते हैं 2, 3, 4 या 1। विनिमय बिल वो होता है जो लेनदार देनदार पर लिखता है,
विनिमय बिल वो होता है जो लेनदार देनदार पर लिखता है। इसके पक्ष हमें पूछे गए हैं कि इसके कितने पक्ष होते हैं। पक्षों की मैं बात करूं तो देखिएगा, ए अगर बी में पैसे मांग रहा है तो ए ने बिल लिखा, ए हो गया लेखक, ए कौन हो गया, लेखक। बी ने इस बिल को स्वीकार किया, बी हो गया स्वीकारकर्ता। इसे इंग्लिश में बोलते हैं ड्रोवर। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ड्रोवर। जिसने बिल लिखा, जिसने बिल स्वीकार किया वो ड्रोवी, जिसने बिल लिखा वो लेखक यानी ड्रोवर, जिसने स्वीकार किया वो ड्रोवी। और इस बिल का जिस व्यक्ति को भुगतान होगा, जिस व्यक्ति को भुगतान होगा, सी को हो सकता है या खुद ए को हो सकता है, वो व्यक्ति होगा प्राप्तकर्ता। कौन होगा, प्राप्तकर्ता। जिस व्यक्ति को इस बिल का भुगतान होगा वो व्यक्ति कौन होगा, प्राप्तकर्ता। उसे अपन बोलेंगे पेय। उसे क्या बोलेंगे, पेय। प्राप्तकर्ता को अपन क्या बोलेंगे, पेय। अब देखिएगा जो पेयी है ये भी इसका एक पक्षधर है, जो कि लेखक स्वयं भी हो सकता है। मैंने ये कहा लेखक स्वयं भी हो सकता है, लेकिन प्रश्न के अकॉर्डिंग हमें क्या पूछा गया है, एक विनिमय बिल के पक्षकार कितने होते हैं, तो 3 पक्षकार होते हैं, लेखक, ड्रोवर, ड्रोवी और पेय। कितने पक्षकार होते हैं, लेखक, स्वीकारकर्ता और भुगतान प्राप्तकर्ता यानी प्राप्तकर्ता। क्लियर है। तो उत्तर आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी 2, यानी क्या हो जाएगा, 3 पक्षकार होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। विनिमय बिल में मुख्य दायित्व होता है। विनिमय बिल में मुख्य दायित्व किसका होता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में मुख्य दायित्व किसका होता है, मेन जो रोल है, विनिमय बिल में मुख्य जो दायित्व है, मेन जो रोल है वो किसका होता है, लेखक का। लेखक ने तो बिल लिखा है, अभी उसको तो पैसा चाहिए। स्वीकारकर्ता का, जिसने बिल को एक्सेप्ट किया है, ड्रोवर, ड्रोवी। प्राप्तकर्ता का, इसको तो पैसा लेना है, इसका क्या दायित्व है, तीनों का। तो देखिएगा तीनों का कट जाएगा। प्राप्तकर्ता को तो पैसा लेना इसका दायित्व नहीं, इसका अधिकार है, इसका भी कट जाएगा। दोनों में से हमें छांटना है कि किसका दायित्व है। विनिमय बिल में मुख्य दायित्व किसका होता है, विनिमय बिल के संदर्भ में जो मेन दायित्व है, मेन रोल है, वो किसका होता है, लेखक का होता है कि स्वीकारकर्ता का होता है। तो ध्यान दीजिएगा, अभी अपन एग्जांपल समझा था, ए ने बिल लिखा बी पर, बी ने इस बिल को स्वीकार कर लिया, तो बी ये वचन देगा कि मैं भुगतान करूंगा। बी ये वचन देता है कि मैं भुगतान करूंगा, तो वचन देने वाले व्यक्ति का दायित्व मुख्य होता है। याद रखिएगा, ए इसे आदेश देता है कि आप मुझे एक निश्चित दिन भुगतान करोगे, और बी उसकी लिखी हुई बातों को स्वीकार कर लेता है कि हां मैं भुगतान करूंगा। तो ऐसी स्थिति में ध्यान दीजिएगा, दायित्व जो है, मूल कर्तव्य जो बनता है वो स्वीकारकर्ता का बनता है, यानी स्वीकारकर्ता कौन हो गया, यहां बी हो गया। तो इस कंडीशन में ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्वीकारकर्ता का ही अहम दायित्व बनता है बिल, विनिमय बिल के संदर्भ में एक्सेप्टर का ही मूल दायित्व बनता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं, प्रश्न संख्या 9। प्रतिज्ञा पत्र के पक्षकार बताइए साहब कितने होते हैं। प्रोमिसरी नोट,
प्रोमिसरी नोट की मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं आपको एक निश्चित तिथि को इतनी राशि चुका दूंगा, ये वचन मैं देता हूं। तो इस प्रकार के जो प्रोमिसरी नोट है, प्रतिज्ञा पत्र है, उसके कितने पक्षकार होते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, प्रोमिसरी नोट के संदर्भ में मैं बात करूं तो विनिमय विपत्र के, प्रतिज्ञा पत्र के पक्षकार दो ही होते हैं। एक तो वो व्यक्ति जो प्रतिज्ञा करता है, प्रतिज्ञा करने वाला व्यक्ति कौन होगा मुझे बताइएगा, यानी देनदार बोल सकते हैं अपन। और दूसरा ये प्रतिज्ञा करके जिसको बिल सौंपेगा, सेकंड पार्टी, ये लेनदार। तो यहां दो ही पक्षकार होते हैं, एक तो प्रतिज्ञा धारक या प्रतिज्ञाकर्ता बोल सकता हूं, और दूसरा जिसे राशि मिलनी है, यानी राशि प्राप्त करता। तो पक्षकार कितने हुए? दो ही। तो ध्यान दीजिएगा, प्रतिज्ञा पत्र में पक्षकार होते हैं दो। उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न संख्या 10, प्रतिज्ञा पत्र का अंतिम दायित्व होता है। प्रतिज्ञा पत्र के संदर्भ में अंतिम दायित्व किसका होता है? लेखक का होता है, या प्राप्तकर्ता का होता है, या स्वीकारकर्ता का होता है, या सभी का होता है? पक्षकार तो दो ही हैं, एक तो लेखक और दूसरा प्राप्तकर्ता। स्वीकारकर्ता का तो कोई चक्कर ही नहीं है। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि अंतिम दायित्व किसका होता है। मैंने अगर प्रतिज्ञा की है कि मैं आपको भुगतान करूंगा, मैं आपको पेमेंट करूंगा, तो ऐसी स्थिति में बताइएगा अंतिम दायित्व किसका होगा। अगर मैंने ये प्रतिज्ञा की है कि मैं आपको भुगतान करूंगा, तो ऐसी स्थिति में अंतिम दायित्व भी किसका होगा साथियों? मेरा होगा। कहने का मतलब अंतिम जो दायित्व होता है वो लेखक का होता है। यहाँ किसका होता है? लेखक का। जिसने प्रोमिसरी नोट लिखा है उस व्यक्ति का अंतिम दायित्व होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। साथियों ध्यान दीजिएगा, ये सारे प्रयास आपके लिए चल रहे हैं। आप अपने आप को पूर्णतः एकाग्रचित करके इस यज्ञ में झोंक दीजिएगा। निश्चित तौर पर यहां से आपके लिए सार्थक परिणाम निकलने वाले। प्रश्न संख्या 11 की ओर अपन बढ़ रहे हैं। निम्न में से भारतीय मुद्रा है, निम्न में से भारतीय मुद्रा क्या है? यानी इंडियन करेंसी की बात की जा रही है। भारतीय मुद्रा क्या है? एक विनिमय विपत्र है। क्या भारतीय मुद्रा को आप एक विनिमय विपत्र बोल सकते हो? क्या बिल्कुल नहीं बोल सकते। क्या यह एक हुंडी है? बिल्कुल नहीं है। क्या यह एक प्रतिज्ञा पत्र है? बिल्कुल नहीं है। तो क्या इनमें से कोई नहीं है? बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इंडियन करेंसी न तो एक विनिमय विपत्र है, न एक हुंडी है, न एक प्रतिज्ञा पत्र है। ध्यान दीजिएगा, इनमें से कुछ भी नहीं है। स्पेशली इस चीज को अपन अलग से छांटते हैं, भारतीय मुद्रा को। इंडियन जो करेंसी है जिसे आरबीआई छापता है, वो इनमें से किसी भी कैटेगरी के अंतर्गत कैटेगराइज नहीं की जाती है। प्रश्न संख्या 12, एक प्रतिज्ञा पत्र की विशेषता नहीं है। एक प्रतिज्ञा पत्र की विशेषता नहीं है। एक प्रतिज्ञा पत्र की विशेषता निम्न में से नहीं है। ऑप्शन नंबर 1, यह लिखित होना चाहिए। प्रोमिसरी नोट बिल्कुल लिखित होगा। लेखक द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए, बिल्कुल लेखक के तो हस्ताक्षर मस्ट कंपलसरी है। एक निश्चित राशि चुकाने का आदेश है। बताइए, आदेश है कि एक निश्चित राशि चुकाने की प्रतिज्ञा है। जब नाम ही प्रतिज्ञा पत्र है तो बताओ आदेश हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता। तिथि व स्टाम्प युक्त होना चाहिए। बाकी 3 पॉइंट करेक्ट बैठ रहे हैं।
एक पॉइंट सही नहीं बैठ रहा और उसी चीज की अपन को तलाश है। ध्यान दीजिएगा, प्रतिज्ञा पत्र कभी भी आदेश नहीं होता, वो तो एक प्रतिज्ञा है कि मैं आपको राशि का भुगतान कर दूंगा, कि मैं आपको राशि का भुगतान कर दूंगा, यह तो एक प्रतिज्ञा है। इसलिए इसका सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है सी। क्लियर है? नेक्स्ट लीजिए, आगे आपके सामने एक प्रैक्टिकल प्रश्न बताइएगा। मैच्योरिटी डेट का, परिपक्वता तिथि का महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। 12 मई 2015 को, 12 मई 2015 को एक विनिमय विपत्र, एक विनिमय विपत्र 3 माह की अवधि का, महीनों में है तो काउंट हमेशा महीनों में करेंगे, दिनों की परवाह नहीं करेंगे। 3 माह की अवधि के लिए लिखा गया। इस विपत्र की देय तिथि बताइएगा साथियों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। देय तिथि, ड्यू डेट कैसे निकालते हैं? ड्यू डेट मंथली निकालने का मतलब बिल कब लिखा गया, 12 मई, 12 मई 2015 को लिखा गया, बिल लिखा गया 12 मई 2015 का। चूंकि मंथली है तो दिन काउंट नहीं होंगे, डायरेक्ट महीने काउंट करो भाई। डायरेक्ट महीने काउंट करने का मतलब 3 महीने काउंट करने हैं, तो 12 मई से 12 जून, 12 जून से 12 जुलाई, 12 जुलाई से 12 अगस्त, 12 अगस्त की डेट आ रही है। 3 महीने हो गए, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 3 महीने प्लस हमें पता है कि ग्रेस पीरियड का जो टाइम है वो 3 दिन का है, यानी ग्रेस पीरियड का जो टाइम है वो कितने दिन का है, 3 दिन है, प्लस 3 दिन कर दो, 12 प्लस 3 उत्तर आ रहा है 15 अगस्त। 15 अगस्त देश का स्वतंत्रता दिवस, देश इस दिन आजाद हुआ था। क्या इस दिन हम पैसे का लेन देन करेंगे क्या? बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि सरकारी अवकाश है। सरकारी अवकाश फिक्स्ड है या अचानक आया है बताइएगा? क्या 15 अगस्त का त्योहार अचानक आपको पहले से पता नहीं था क्या? बिल्कुल पता था। तो जब सरकारी अवकाश आ जाए, पूर्व नियोजित अवकाश आ जाए, इस स्थिति में इसकी पेमेंट की जो डेट है वो जस्ट पिछले वाले दिन मानेंगे। 15 अगस्त आ रही है साथियों, पेमेंट की डेट मानी जाएगी 14 अगस्त। 14 अगस्त का ऑप्शन है क्या? है सर, ऑप्शन नंबर 1 है। उत्तर हो जाएगा 14 अगस्त। उत्तर कितना हो जाएगा अपना? 14 अगस्त इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दोबारा समझिएगा, बिल 3 माह का लिखा गया था, बिल 12 मई को लिखा गया, 12 मई से 3 महीने काउंट करेंगे। जब महीनों में आता है तो दिनों के फेर में मत पड़ना साथियों, डायरेक्ट हमें निकालना है। 12 मई से 12 जून 1 महीना, 12 जून से 12 जुलाई 2 महीने, और 12 जुलाई से 12 अगस्त 3 महीने, प्लस 3 दिन जो ग्रेस पीरियड के हैं, यानी जो आधिक्य दिन दिए जाते हैं उन दिनों को और काउंट कर लो। तो 12 प्लस 3 मैं करता हूं, 12 प्लस 3 कितना हो गया? 15 अगस्त। 15 अगस्त सार्वजनिक अवकाश, सार्वजनिक अवकाश की स्थिति में उससे पहले वाले दिन देय तिथि होगी। उत्तर आ जाएगा अगस्त 14। क्लियर है? नेक्स्ट प्रश्न संख्या अपन बढ़ रहे हैं 14 की। एक और आपके लिए प्रैक्टिकल प्रश्न, एक और प्रैक्टिकल प्रश्न है। और अब का प्रैक्टिकल प्रश्न साथियों दिनों में है। अब का प्रैक्टिकल प्रश्न किसमें दिया गया है? डेज में दिया गया है। संभल कर उत्तर दीजिएगा। बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा साथियों, बोलिएगा। प्रश्न को मैं पढ़ देता हूं।
24 अक्टूबर 2015 को 90 दिन का एक विनिमय विपत्र लिखा गया। 24 अक्टूबर को बिल लिखा गया, 24 अक्टूबर को कितने दिन के लिए? 90 दिन के लिए। उसकी भुगतान की देय तिथि क्या होगी? सीधा प्रश्न पूछ लिया, भुगतान की देय तिथि बताइएगा। 24 अक्टूबर को पूछा गया है, दिनों में पूछा गया है तो प्रत्येक दिन काउंट होगा। प्रत्येक दिन काउंट होने का मतलब अक्टूबर बताइए कितने दिन का? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के संदर्भ में काउंट करते हैं तो अक्टूबर अपना आता है वो 31 दिन का आता है। कितने दिन का आता है? 31 दिन का। बताइएगा अक्टूबर के कितने दिन बच गए? 24 तो चली गई, 24 को छोड़ दो, 7 दिन तो इसके बच गए। अक्टूबर के कितने दिन काउंट कर लिए? 7 दिन। अच्छा, उसके बाद नवंबर की मैं बात करता हूं। नवंबर 30 दिन का है, नवंबर के कितने दिन ले लिए? 30 दिन। कितने दिन ले लिए? पूरे दिन ले लेंगे अपन को, क्योंकि अपन को 90 पूरे करने। 7 + 30। दिसंबर बताइए कितने दिन का? दिसंबर 31 दिन का। कितने दिन का? 31 दिन का। एक बार मैं इन दिनों का टोटल मार लेता हूं। कितने आ गए अपने पास? 7 × 1 8, 3 × 3 6, 68 हो गए। कितने हो गए? 68। बताइएगा हमें चाहिए कितने? 90 चाहिए, तो 90 - 68 कर दो, 22 दिन। 22 दिन हम ले लेते हैं किसके? जनवरी के। यानी देखिएगा मैंने 22 क्यों किए? टोटल हमें 90 दिन काउंट करने थे। 90 में से 7 अक्टूबर के आ गए, नवंबर के पूरे महीना ले लेंगे, 30 दिन काम आ जाएंगे। दिसंबर पूरा का पूरा महीना आ गया। फिर अपन बात करते हैं फिर अपन बात करते, देखिएगा मैं दोबारा लिख रहा हूं इस चीज को जो अपन ने लिखा था अभी। सबसे पहले मैंने ये बताया 24 अक्टूबर को आपने बिल लिखा है। अक्टूबर के कितने दिन आपने ले लिए? आपको टोटल दिन लेने हैं 90। अक्टूबर के आपने दिन ले लिए 7, नवंबर के दिन ले लिए 30, दिसंबर के दिन ले लिए 31, जनवरी की मैं बात कर रहा हूं तो टोटल हमें कितने दिन लेने थे साथियों? 90 लेने थे। 90 माइनस मैं यहां तक काउंट करता हूं, 60 61 + 6 कितने हो गए? 68। 68 मैंने लेस कर दिए, 2 यहां बच गया, 8 में 6 गए तब 2, 22। जनवरी के मैंने ले लिए 22, यानी 22 जैन आ गई, 22 जनवरी आ गई। +3 अनुग्रह दिवस लेते हैं, +3 करते हैं, 23 24 और 25, 25 जनवरी। ध्यान दीजिएगा 26 जनवरी नहीं आई है। 26 आती तो भी उत्तर 25 ही होता। अगर 26 आती तो भी उत्तर 25 ही होता, लेकिन उत्तर में अपना 25 जनवरी आ रहा है। 25 जनवरी का ऑप्शन प्रश्न में देख लीजिएगा, क्या 25 जनवरी का कोई ऑप्शन हमें प्रश्न में दिया गया है कि नहीं दिया गया? तो ऑप्शन नंबर सी दे रखा है, यह साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, जनवरी 25, 25 जनवरी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। एक बार फिर रिवाइज कीजिएगा, जब दिनों में दिया जाए तो हमें यह भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि कौन सा महीना कितने दिन का है। अक्टूबर को बिल लिखा गया कितने को? 24 को। जिस दिन बिल लिखा गया वो दिन छोड़ दो। बताइए अक्टूबर के कितने दिन बच गए? 31 दिन का अक्टूबर है, 24 छोड़ दिए, 7 दिन अक्टूबर के काम में ले लेंगे। नवंबर के पूरे काउंट कर लेंगे 30 दिन, दिसंबर के पूरे काउंट कर लिए 31 दिन,
90 में से घटाया इनका टोटल 68, तो दिन बचे 22। 22 दिन हम किसके ले लेंगे, जैन के, जनवरी के। 22 ये ले लिए तो 22 जनवरी आ गई, प्लस ले लेंगे 3 अनुग्रह दिवस। अनुग्रह दिवस 3 काउंट किए तो टोटल हो गया साथियों 25 जनवरी। उत्तर हो जाएगा 25 जैन, यानी 25 जनवरी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 की ओर मैं बढ़ रहा हूं। प्रश्न संख्या 15 देखिएगा हमें क्या दे रखा है। प्रश्न संख्या 15 हमें दे रखा है कि प्रतिज्ञा पत्र के पक्षकार होते हैं। देखिएगा ये प्रश्न पहले आ चुका है, फिर भी इसको रिवाइज करके बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रतिज्ञा पत्र के पक्षकार कौन होते हैं, लेखक और स्वीकारक, लेखक और प्राप्तकर्ता। देखिएगा ये इंपॉर्टेंट चीज है कि लेखक और एक्सेप्टर होता है या लेखक और रिसीवर होता है, लेनदार और प्राप्तकर्ता होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है। तो कंफ्यूज होने की कहीं कोई बात नहीं है। लेखक और स्वीकारकर्ता ये दोनों तो विनिमय बिल में होते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में होते हैं। इसने बात प्रोमिसरी नोट की कर रखी है। दूसरे ऑप्शन में लेखक और प्राप्तकर्ता, लिखने वाला और राशि प्राप्त करने वाला, बिल्कुल सही बात है, यही होंगे। तीसरे ऑप्शन को जांच लेते हैं। लेनदार कौन होता है, जिसको पैसा लेना है। प्राप्तकर्ता भी यहां कौन होगा, लेनदार। तो ये ऑप्शन भी सही नहीं बैठ रहा और इनमें से कोई नहीं तो हम लेंगे नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जिसके अकॉर्डिंग प्रश्न में हमें यह कहा गया है कि लेखक और प्राप्तकर्ता, लेखक और प्राप्तकर्ता ही दो पक्षकार होते हैं किसके, प्रतिज्ञा पत्र के। किसके, प्रोमिसरी नोट के दो पक्षकार होते हैं, एक लेखक होता है और दूसरा कौन होता है, प्राप्तकर्ता होता है। प्रत्येक प्रश्न के सही ऑप्शन के साथ साथ आपको गलत ऑप्शन के बारे में भी जानकारी होनी जरूरी है कि हमने इस ऑप्शन का चयन क्यों नहीं किया। अगर क्यों का जवाब आपके पास है तो एग्जामिनर प्रश्न को कैसे भी घुमा करके दे दे, मैं पूरी श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि वो आपके साथ किसी भी प्रकार का कोई छल नहीं कर सकता। आप हर लेवल के प्रश्न को इजी वे में खेल जाओगे, इजी वे में हल कर दोगे। प्रश्न संख्या 16 आपकी स्क्रीन पर है साथियों। निम्न में से प्रतिज्ञा पत्र तथा विनिमय पत्र में अंतर का आधार नहीं हो सकता। आपको यह पूछा है कि प्रतिज्ञा पत्र और विनिमय पत्र में, विनिमय विपत्र में, एक तो विनिमय विपत्र बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट, दोनों में अंतर का आधार नहीं हो सकता। लेखक, स्वीकृति, पक्षकार, बताइए पक्षकार के आधार पर अंतर हो सकता है कि नहीं हो सकता। एक में तो पक्षकार होते हैं 2 और एक में पक्षकार कितने होते हैं, 3। लेखक, लेखक में भी अंतर हो सकता है। एक में लिखने वाला कौन होता है, देनदार यानी डेटर, और एक में लिखने वाला कौन होता है, क्रेडिटर। स्वीकृति, एक्सेप्ट करने का कॉन्सेप्ट है, एक्सेप्ट करने के कॉन्सेप्ट में भी होता है। एक में वो खुद ही लिखता है, लिखने वाला ही होता है, और एक में क्रेडिटर होता है। परिपक्वता तिथि, मैच्योरिटी डेट का जो कॉन्सेप्ट है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों में ही परिपक्वता तिथि का एक निश्चित फेर होता है, एक निश्चित समय होता है। तो इसके अकॉर्डिंग सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा साथियों। परिपक्वता तिथि के संदर्भ में किसी प्रकार का कोई डिफरेंस है वो नहीं हो सकता। तीनों ऊपर के जो पॉइंट्स हैं उनमें अपन अंतर कर सकते हैं, प्रोमिसरी नोट में और विनिमय विपत्र में, लेकिन प्रतिज्ञा पत्र के संदर्भ में किसी प्रकार का कोई भी अंतर है वो करना पॉसिबल नहीं होता। तो ये साथियों अपनी बिल्स ऑफ एक्सचेंज के कॉन्सेप्ट पर प्रश्नों के संदर्भ में पहली श्रृंखला है। साथियों से मैं आग्रह करूंगा साथियों जल्द ही आप अपना जितने हो सके उतने लाइव जुड़ा करिए इस क्लास में, क्योंकि लाइव कॉन्सेप्ट में आपकी जो तैयारी है उसका सही परख या सही जांच हो पाती है।
तो इस कॉन्सेप्ट को अपन अगली क्लास में भी जारी रखेंगे साथियों। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।